अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। जब हम पाकिस्तान की तारीख की बात करते हैं तो जाहिर है कि एक हमारा फोकस होता है पाकिस्तान की सियासी तारीख पर। ये हुकूमत आई, वो हुकूमत गई, ये फौजी आमिर आया, उस फौजी आमिर का प्लेन फट गया एंड सो ऑन। एक फिर जाहिर है अपनी अस्करी तारीख होती है, 65 की जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, 1971 वॉर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन पाकिस्तान के कल्चर की एक अपनी तारीख है और बिलखसूस मैं पाकिस्तानी पॉपुलर कल्चर की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हर दौर की एक शनाख्त होती है और वो शनाख्त उस दौर की टीवी शोज, फिल्में, लिबास या गानों में जाहिर होती है। और उस दौर में जो पॉपुलर कल्चर सामने आता है वो उस वक्त के जो हालात होते हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुआशी हों, मुआशियाती हों, जो भी हों, वो उस पॉपुलर कल्चर पर असरअंदाज होते हैं और वो पॉपुलर कल्चर उस दौर के हालात पर भी असरअंदाज होता है। बिल्कुल जैसे मुख्तलिफ हुक्मरानों और जमातों ने पाकिस्तान के पॉपुलर कल्चर पर अपनी मोहर लगाई है और शायद ना जाने ही पॉपुलर कल्चर ने उन पर भी अपनी मोहर लगाई है। आज हम इस पर ही बात करेंगे। बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस मौजू पर बात करने के लिए कौन बेहतर हो सकते हैं, गुरु नदीम फारूक पराचा साहब। थैंक यू गुरु साहब फॉर जॉइनिंग अस। कल्चरल हिस्टोरियन, आपने इनके बहुत कॉलम्स भी पढ़े होंगे और अभी हाल में ही इनकी एक नई किताब आई है, फेथ, स्टेट एंड द सोल, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और सब कुछ और पॉपुलर कल्चर की जो मिलाप है उस पर है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस नदीम। आपकी मैंने किताब पढ़ी, बहुत मजेदार थी, बहुत उसमें इंसाइट्स है, समझ नहीं आती कि शुरू बंदा कहां से करे। तो स्टार्ट करते हैं हम कव्वाली से। हाँ, और ये हम अब आते हैं 1950s से। तो अब कव्वाली के जो है और कव्वाली को किस तरह पेश किया गया है, ये एक थ्रेड है जो आपकी पूरी किताब में जाहिर होता है, चलता है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करें कि कव्वाली का आगाज कैसे हुआ पाकिस्तान में और उस वक्त हो क्या। और इसमें मजीद एडिशन कर दूं कि हमें जो बताया गया है वो ये है कि कव्वाली हज़रत अमीर खुसरो से शुरू होती है, छाप तलक सब चिल्मों से नैना मिलाई के। और वो जो कव्वाल फैमिलीज़ हैं वो अपनी तारीख़ 800 साल, 1000 साल बताती हैं। लेकिन आपका नज़रिया क्या है, आपने जो तहकीक की? मैंने जो ज़्यादातर की, ऑफ कोर्स कव्वाली एज एन आर्ट फॉर्म तो है, एंशंट है और वाकई अमीर खुसरो से जाके कड़ी मिलती है। लेकिन मेरी इंटरेस्ट ज़्यादातर था कि जब हम उर्दू कव्वाली की बात करते हैं तो हमें लगता है शायद वो मुग़लों के ज़माने से की जा रही है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक उर्दू कव्वाली जो है वो पाकिस्तान की पैदावार है। इट वाज क्रिएटेड इन पाकिस्तान इन आफ्टर 1956-57 के बाद। नॉट इन अनडिवाइडेड इंडिया? नो। ओके। अनडिवाइडेड इंडिया में 1940s में एक दो आपको मिल जाते हैं इंसिडेंट्स जहाँ उर्दू में कव्वाली करने की कोशिश की गई लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुई। ठीक। तो वो जो कव्वाली थी वो फारसी है ना? ज़्यादातर कव्वाली का हिस्ट्री यही रही है कि फ़ारसी में हुई है और फिर साउथ एशिया में पंजाबी में, स्पेशली आउटसाइड सूफी श्राइन्स वगैरह। तो उर्दू कव्वाली जब आपकी है वो बेसिकली आपकी अर्बन ऑडियंसेस के लिए बनी थी और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि उर्दू कव्वाली कैसे आई। तो मेरी रिसर्च बताती है और वो किताब में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। 1953 में पाकिस्तान में कुछ फसादात हुए, पंजाब में एंटी अहमदिये हुए। तो उस वक़्त फिर आपका जो स्टेट था, जो आपका जो वो दे डिडंट अग्री, जो उनसे कहा जा रहा था कि आप करें, कि इनको निकाल बाहर करें, अक़लियत करार। हाँ, बिकॉज उस ज़माने में स्टेट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम था वो ज़रा डिफरेंट था। वो कहते थे हम ज़रा मॉडर्न इस्लाम में करते हैं जो प्रोग्रेसिव है, हम इनको नहीं मानते इस तरह की चीज़ों को। लेकिन बहुत फसादात हुए स्पेशली पंजाब में, लाहौर में, और पैम्फलेट्स बांटे गए फ्रॉम द पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस जो फसाद में इन्वॉल्व थी। उनको काउंटर करने के लिए स्टेट ने भी फिर कुछ पैम्फलेटेरिंग की। तो एक पैम्फलेट लिखा गया और उस पैम्फलेट का नाम था इकबाल और मुल्ला। और वो लोगों में बात है कि जनाब देखें, इकबाल जो थे उनका ये ख्याल था, वो इस तरह देखते थे, और ये जो आपको बताया जा रहा है कि ये इस्लाम है, ये गलत बताया जा रहा है, ये मौलवियों का इस्लाम है, ये आपके बड़े बूढ़ों का इस्लाम नहीं है।
या ये वो इस्लाम नहीं है जिसको हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं, जो सैयद अहमद खान, कायद आज़म वगैरह जिस पे बिलीव करते थे, ज़रा मॉडर्न, रीजनेबल, प्रोग्रेसिव। फिर इन फसादात के बहुत साल 2 साल बाद सडनली रेडियो पाकिस्तान को इजाज़त दे दी जाती है। अब याद रखें कि उस वक्त तक रेडियो पाकिस्तान, टीवी तो नहीं आया था, कव्वाली अलाउ नहीं थी, बिकॉज आपका जो मॉडर्न इस्लाम था वो उसको एज अ पार्ट ऑफ सुपरस्टिशियस इस्लाम समझता। तो कव्वाली आपको मज़ारों में मिल जाती थी पंजाबी में, तो शेर में हाँ, तो वो खैर स्टेट कहता था नहीं ये बैकवर्डनेस था। खैर अचानक 2 साल बाद रेडियो पाकिस्तान को कहा दिया जाता है आप कव्वाली शुरू कर दें, लेकिन एक कंडीशन पे कि कव्वाली जो होगी वो उर्दू में होगी और उसमें कुछ आप इकबालियात का टच भी लाएंगे। तो दैट इज़ व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि रेडियो पाकिस्तान में कव्वाली होती है उर्दू में, और वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ उर्दू कव्वाली was the साबरी ब्रदर्स, साबरी ब्रादरान, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं कि ये फिर एक्सपैंड होती है और फिर उसमें अजीज़ मियाँ कव्वाल आ जाते हैं। अच्छा, अजीज़ मियाँ की एक अपनी हिस्ट्री है। अजीज़ मियाँ MA इन इंग्लिश, MA फ़िलासफ़ी वगैरह पढ़े लिखे वाहिद कव्वाल थे, जो ज़्यादातर कव्वाल जो होते हैं वो अपने लिरिक खुद नहीं लिखते, अजीज़ मियाँ खुद लिखते थे। तो 60s में अजीज़ मियाँ दाता के दरबार पर जाके पंजाबी में कव्वाली करते थे, फिर उनको इनवाइट किया जाता था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनवाइट कर लेता था, रेडियो पाकिस्तान इनवाइट कर लेता था, या कोई आर्मी ऑफिसर इनवाइट, वहाँ उर्दू कव्वाली करते थे वो। तो इस तरह फिर कव्वाली, उर्दू कव्वाली ने इवॉल्व किया और 70s में पीक किया। कव्वाली के अलावा आपने इंटरनेशनल लेवल पे लेके नुसरत फतेह अली ने एक्चुअली रिवाइवल किया। अगर आप कव्वाली की इवोल्यूशन देखें, एक पीक आता है कव्वाली का, और शहरों की वजह से, बिकॉज मेन मार्केट जो आपकी है, जो वो शहर थे उर्दू कव्वाली के, लाहौर और कराची स्पेशली उर्दू कव्वाली की ये मार्केट थी। EMI पाकिस्तान रिकॉर्ड करती थी, अजीम मियाँ और साबरी ब्रादरान पीक पे थे अपने। सडनली हम देखते हैं कव्वाली का एकदम से डाउनफॉल आना शुरू होता है फ्रॉम अर्ली 80s ऑनवर्ड्स। ज़िया दौर में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है कव्वाली। अब उसके सोशल रीजन हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सडनली हमें नाम आता है, अब नुसरत फतेह अली हैज़ बीन अराउंड सिंस 70s, लेकिन कम लोगों को पता था नुसरत अली खान कौन है। ये तो जब नुसरत फतेह अली ने पीटर गैब्रियल के साथ काम किया फॉर द फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट के लिए, 1987 की फिल्म थी, मार्टिन स्कॉर्सेसी की, फिर हमें कोई इंटरेस्ट हुआ यार ये कौन है। कव्वाली नहीं कर रहे थे उसमें, वो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर वहाँ से नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियाँ हिट हुई और फिर हमने देखा कव्वाली का रिवाइवल अच्छा खासा भी, फिर हमने रिवाइवल देखा कव्वाली का। अच्छा, अब कव्वाली तो एक चीज़ है, ये 1950s की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान नया नया बना हुआ है और अभी भी हम यही सवाल पूछते हैं कि हम हैं कौन जी। हाँ, क्या हम मतलब मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं या क्या हमने माजी में ही रहना है? साउथ एशियन है, मिडिल ईस्टर्न है, सेंट्रल एशियन है ये। और एक और जो थीम है जो अभी तक चलती आती है कि क्या हमने ट्रेडिशनल होना है या मॉडर्निस्ट होना है, और ये भी मतलब नाकाफी है ये अल्फाज, इनकी गहराई नहीं है इतनी शायद। अच्छा, अयूब के दौर में डेकेड ऑफ डेवलपमेंट ये भी एक मेन थीम थी, ये पॉपुलर कल्चर में कैसे रिफ्लेक्ट होती है? देखिए जी, मॉडर्निज्म जो अयूब खान कहते थे, मैं मॉडर्निज्म इस्लाम हूँ, उस वक्त जो आप जिसको हम मॉडर्न मुस्लिम, जब मॉडर्न इस्लाम कहते हैं, वो 60s में पीक करता है और ये रियासत का प्रोजेक्ट था। अच्छा, उसमें बड़े मज़े की बात है कि उसमें अलाउ नहीं था इस तरह की कल्चरल एक्सप्रेशंस लाइक फोक म्यूज़िक, कव्वाली भी जैसे मैंने अगर अलाउ भी थी तो उर्दू में, मतलब एथनिक सिंगर, एथनिक नहीं, फोक जी। मैं आपको ये बता दूं कि नात भी शायद नात तो बिल्कुल बाद में आई है। फोक म्यूजिक रेडियो पाकिस्तान में बैन थी। 64 में टीवी आया पाकिस्तान में और आपको कोई नहीं मिलता, क्लासिकल म्यूजिक मिल जाती है आपको, राग वाग वगैरह, फिल्मी गाने नजर आ जाते हैं आपको, कव्वाली भी, वो भी उर्दू में। फोक म्यूजिक का नामो निशान नहीं है। और ये क्यों? ये इसलिए कि फोक म्यूजिक का देखा जाता था कि अगर ये इसकी वजह से, बिकॉज फोक म्यूजिक या तो फिर पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, सिंधी में और बंगाली, इससे उनको डर था कि रीजनलिज्म फैलेगा। उससे ये डर था कि आपने देखा ना, आपने तो अनाउंस कर दिया था कि हमारी तो एक ही ज़बान है, उर्दू है, सब बोलेंगे, जिसको अपनी ज़बान बोलिए घर में बोल लें। स्टेट नहीं रिकग्नाइज करेगी इस चीज़ को, वो डर था कि अगर हमने इनको रिकग्नाइज कर दिए तो अपने आप में नेशंस हैं। तो पाकिस्तानी कौम क्या है? देखिए ना, सिंधी हुआ, जब पंजाबी हुआ, जब पश्तो हुआ, जब बंगाली हुआ, वो तो हज़ारों साल से उधर ही था।
इसीलिए इनको फोक कहना या एथनिक कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो नेशंस तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी या देखें, हम अपनी आसानी के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह तो मॉडर्निज्म और ट्रेडिशन भी देखें तो फिर ये कब से हलाल हुआ फोक? ये हलाल हुआ, बहुत मज़े की बात है, ये लेट 1960s में हलाल हुआ। थोड़ी बहुत ओपनिंग मिली जब वो जो प्रोजेक्ट था रियासत का ऑफ मॉडर्न इस्लाम वगैरह, उसको कोई डेमोक्रेटिक वॉइस तो मिली नहीं, वो ऊपर से इम्पोज हो रहा था। अयूब दौर था कि एक एलिटिस्ट है, एलिट ग्रुप ऑफ रूलर्स हैं, वो ऊपर से इम्पोज कर रहा है। डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस को मिला नहीं, कोई ना असेंबलीज थी ना कुछ थी। वंस वो प्रोजेक्ट फेल होना शुरू हो गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, अवेयरनेस ज़्यादा लोग में आई, बिकॉज आप याद रखें कि एक पीक आया था। जब इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो उसमें कोई पैराडॉक्सेस, आयरनीज भी होती हैं कि ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो वर्कफोर्स बढ़ रही है तो एजुकेशन भी बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है तो आपके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा आती है, अवेयरनेस ज़्यादा आती है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बारे में कि मैं किस क्लास का हूँ, मुझे तो ये नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ हुई लेट 60s में। तो फिर वो प्रोजेक्ट डाउन हुआ, उसमें यार मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं इसमें, मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है इसमें, मेरी तो कोई से ही नहीं है, ये ऊपर वाले अमीर, ऊपर वाले, हाँ एग्जैक्टली। और मुझे किस तरह से ट्रिकल नहीं हो रहा था। तो फिर वो ओपनिंग थोड़ी आई, एंड जब अयूब रजीम वीक होना शुरू हो गई तो फर्स्ट हमने देखा, फॉर एग्जांपल 1967 में देखें, ये धमाल वगैरह जो था ना, ये तो हमेशा से था इस रीजन में, हजारों साल से दरबारों में, हर जगह फोक म्यूजिक भी थी। तो हमने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा 67 में एक फिल्म आई पंजाबी की, दिल ना दे सौदे। फर्स्ट टाइम एवर उसमें दिखाया गया एक फोक सॉन्ग और एक धमाल, दमादम मस्त कलंदर। ये पोइट्री एक्चुअली 12वीं 13वीं सदी में लिखी गई थी लाल शाहबाज कलंदर के लिए, फिर बुल्ले शाह ने इसको रीराइट किया। लेकिन 64-65 में बहुत मशहूर शायर होते थे सागर सिद्दीकी, उन्होंने लिखी फॉर अर्बन ऑडियंसेस, ताकि अर्बन ऑडियंस रिलेट कर सकें ये क्या चीज़ है। तो फिर हमने देखा फिरदौस एक्ट्रेस होती थी, वो धमाल कर रही हैं और नूर जहां ने वो गाना गाया, वो इतना हिट हुआ, तो उसने दरवाजे खोल दिए कि अच्छा यार अब तो ये पंजाबी भी हिट हो गई है, ये फोक गाना। तो जब भुट्टो साहब आए, ठीक है ना, उस वक्त बांग्लादेश तो अलग हो चुका था, ईस्ट पाकिस्तान। तो फिर इन्होंने एक बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं सीखी उस सेपरेशन से जो सीखनी चाहिए, हम सबको पता है हमने क्या नहीं सीखा, लेकिन एक ये चीज़ सीख ली कि यार इस तरह के जो हमने एथनिक ग्रुप्स को दबा के रखा हुआ, उनके कल्चर को हमने इतना हवा बनाया हुआ है, कोई इतने खतरनाक नहीं है। मुझे याद है जब भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया तो लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पे उन्होंने, वो ईरान ने दिया था, वो सोने का दरवाज़ा लगाया गया, और उसके बाद लाल शाहबाज कलंदर पहले वली हैं इस रीजन के जिसमें अहले पंजाब जो हैं वो जौक दर जौक आते हैं। और अब 7 में अगर आप हर साल जाएं तो यहाँ पंजाब के लोगों का जो क्राउड है, जो लोकल लोग हैं, उनको हमेशा से वो उनसे ज़्यादा होता है। तो ये इसे कहते हैं फ्यूजन। ये जो हम सुनते हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा, जैसे पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, ये तो पंजाब ने अडॉप्ट कर लिया ना। ये गाना जब आया उसके 2 साल बाद आपको ये पीपल्स पार्टी के जलसों में मिला, दमादम मस्त कलंदर, भुट्टो था पहले नंबर। या तो इंतखाबात करा वरना दमादम मस्त कलंदर, ये वहाँ की ये वही बात आपकी कि वो पॉपुलर कल्चर और जो सियासी नारे और स्लोगन्स हैं वो कैसे एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। भुट्टो में दैट रीचेस इट्स पीक एक तरह से। उससे पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, अभी हम अयूब की बात कर रहे थे, ठीक है, जब निचले जो सतहें हैं वो उबल रही थी, ऊपर से एक टॉप डाउन डेवलपमेंट का मॉडल आपके पास आ रहा था, काफी चीजें हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर और जायज़ आपने बात किया कि स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ी, प्रोटेस्ट भी बढ़े, हाँ, उसको आपने लिंक किया है बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वहीद मुराद और कोको करीना के साथ। ये कैसे है? देखिए अगेन एक आपकी स्पेशली सिटीज के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्री हो रही थी, आपके कैफेज खोल रहे थे, और लड़के लड़कियों की एनरोलमेंट इन कॉलेजेस एंड हाई स्कूल्स बढ़ रही थी। प्लस उसके साथ साथ आपके अंदर जहां आप अपने फोक कल्चर को दबा रहे थे, वो जो बाहर से कल्चर आ रहा था, द शेप ऑफ कोको कोला हो, पेप्सी कोला हो, जो भी हो, वो तो हाँ, वो सब बस तो गाना जो है कोको कोरीना, इट्स अबाउट सिंपली अ बॉटल ऑफ कोको कोला। सोहेल राणा जो उसकी म्यूजिक बनाई है, अहमद रुशनी ने गाया, उससे पूछा था क्या है कोको कोरीना, कौन है, कोई खातून है? कहते नहीं,
कोकी बोतल है। सो इट वाज आल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ, बिकॉज कोकी बोतल भी एक रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी। फिर उसके बाद पर पता चला सोनिया मेनू कोका कोला पिला दे, वो आगे जाके ना ये वही रूट है, ये वही रूट है कि किस तरह ये मिल रहे हैं, धागे हैं ना जो आपकी पूरी तारीख के थ्रू गुजरते हैं। तो वो एक्चुअली 60s का जो फैशन है हमारे यहाँ, जो हमारे पढ़े लिखे लोगों का या अपर क्लास का, वो टोटली वो जो वेस्ट वाला है ना, मतलब हमने भी अपने पेरेंट्स की अगर तस्वीरें देखी हैं तो वो बेल बॉटम टेडी बालम। इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एक चीज आपको मैं बता दूं इंटरेस्टिंग। शहर में जब आते थे ना, इवन वो फॉर्मर NWFP से आ रहे हैं, मैंने एक किस्सा भी इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम मिरर या स्टार की कहानी है, मिरर की। जब वो यहाँ आते थे कराची में ना, तो वो जब बाहर जाते थे ना तो वो पैंट शर्ट पहन के जाते थे। शहर जा रहे हैं, शहर में आप सलवार कमीज में नहीं देख सकते। इफ यू वांटेड टू कम आउट लुकिंग कि आप अर्बनाइज्ड हैं, तो आपने पैंट, चाहे आपको उर्दू भी नहीं सही आती हो, तो पैंट शर्ट होती थी। तो वो किस्सा जो है उसमें यही है कि वो 3-4 लड़के थे, वो आए, वो यहाँ काम किया, तो शायद बीच लग्जरी में वेटर्स थे। तो वेटर्स को जो मिलता है ना वर्दी, वो वाइट शर्ट, तो वो अपनी इवनिंग ड्रेस भी उनका यही होता था, और वो अपने दोस्तों को भी दे देते थे कि यार ये पहन के बाहर जाना, हाँ, मॉडर्न लगोगे, ये तुम पहनोगे तो यार लोग यहाँ कहेंगे जाए लागे। बिल्कुल, बिकॉज उस्मानी की अगर फिल्में भी आप देखें ना, तो हमेशा होता था कि बाहर से जो पढ़ के आया ना, ही वॉज द वाइज पर्सन। हमेशा होता था बाहर से जो पढ़ के आया। अगर आप देखें जितनी भी 60s की मूवी है कि अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, 70s में ये चेंज हो गया, तो मैं आगे चल के बताऊँ कैसे। 60s में था बाहर के पढ़ के आया था, वाइज है, रैशनल है, और ये पाकिस्तान को बेहतर करेगा, या पाकिस्तान को नहीं अपने घर को ही कर लेगा। तो ये था। 70s में ये फ्लिप कर गई बात। वो कैसे? 70s में बाहर से जब लड़के आते थे, जब दिखाया जाता तो लंबे बाल, गिटार, चर्स, वो एक एक्सट्रीम, बेल बॉटम। तो मतलब ये कि ये क्लब ने वो फिर वो विजडम नहीं थी, वो जो विजडम थी दैट टर्न इनटू समथिंग के बेवकूफ होकर। अच्छा, ये फ्लिप लेकिन हुआ है, ठीक है, क्यों हुआ है? अभी मतलब एक तो 65 की जंग आती है, थोड़ी सी ब्रेक लगते हैं, फिर क्या 1971 में तो डीमोरलाइजेशन होती है जी, उसके बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज देखिए ना, आपका पूरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया, लोगों का डिसअपॉइंटमेंट हुई। आप इस तरह देख लेना, इजिप्ट में भी जैसे हुआ कि 67 की वॉर जब हारे इसराइल से, 67 की जो 6 डे वॉर थी, जब हारे वो, तो वहाँ पे भी नासिर इतना पॉपुलर मॉडर्निस्ट, ठीक है ना, लोग वर्शिप करते थे उसको। 67 के बाद से उसकी वो आगे, इजिप्ट ने देखा हमने क्या गलती की, हमने ब्लाइंडली बाहर की चीजें अडॉप्ट कर ली हैं, अब हम कौन है वाले सवाल। तो यहाँ भी इसी तरह सवाल, यहाँ पे भी शनाख्त के सवाल शुरू हो गए कि अब ईस्ट पाकिस्तान तो चला गया, अब ये जो पोर्शन रह गया इनमें हम हैं कौन, इसमें इस्लाम क्या है। तो स्टेट ने इसको फिर इसलिए कि मजहब की बुनियाद पे जो मुल्क बना था वो तो नहीं रहा रीइंफोर्स किया गया, आपका जो है उस पे सवालिया निशान लगा। तो फिर जो है इस्लाम का रिवाइवल देखिए, फिर एक होता है कि 1972-73 में एक भुट्टो साहब हिस्टोरियंस और इंटेलेक्चुअल्स को दावत देते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, वो कहते हैं अब डिफाइन करें आप पाकिस्तान क्या है, कौन है हम। तो 2 नजरिए निकलते हैं। एक फैज साहब की रिपोर्ट थी 67 की, तो फैज रिपोर्ट के नाम से एक वो नजरिया निकलता है कि देखो हम मल्टीकल्चरल हैं, मान लें हम मल्टीकल्चरल हैं, हमारे अंदर कोई एक कल्चर नहीं, हमारे अंदर ये हमारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनके कल्चर्स हैं, हमारे अंदर एक मुस्लिम कल्चर है, हमारे अंदर एक वेस्ट के साथ भी टच है, 200 साल तक हम गोरों के अंदर रहे, ये सब हम मिलके एक चीज हैं, ठीक है। तो वो कह रहे थे इस्लाम उनमें से एक है। दूसरा ने नहीं, ये जो इस्लाम को हमने सही तरह इस्तेमाल नहीं किया टू क्रिएट आवर आइडेंटिटी। बहुत मशहूर एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, उनका नाम था इश्तियाक हुसैन कुरैशी जी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, वाइस चांसलर कराची, बिल्कुल बहुत ही लर्नेड, लेकिन वो जो नेशनल हिस्टोरियन होता है ना, फिर उसका काम ये होता है कि मैं ऐसी मिथ्स क्रिएट करूं ताकि एक नया नेशनलिज्म उभरे। अच्छा ये बताओ नदीम के ये भी मिथ्स ज़रा बताओ कि इसके पीछे क्या हकीकत है कि जो नज़रिया पाकिस्तान मौजूदा हालत में है, ये कहते हैं कि इसको जो ये शक्ल मिली, ये याहिया खान के ज़माने में जो वज़ीर इत्तला थे नवाबज़ादा शेर अली खान, प्लस उनके चूँकि झुकाव भी जमात की तरफ था, सारा इन्फ्लुएंस, तो उसकी बुनियाद पे
इस वक्त जो हमारे पास नजरिया पाकिस्तान है उसको कोडिफाई इस तरह किया गया है। ये देखिए ये प्रोसेस तो शुरू हो गया था। हाँ, ये तो 49 की करारदाद शुरू हो गया था। तो पहले तो मैंने कहा उसको उन्होंने एक तरफ लेके जाने की कोशिश की मॉडर्निस्टिक तरीके से, वो जब प्रोजेक्ट फेल हो गया फिर वो इधर आ गए, और ये उसी का हिस्सा है। 73 में जब ये हुई कॉन्फ्रेंस, 72 में, तो नहीं यार हमने सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, उसी की वजह से ये ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया, बिकॉज हमने वो जो हमारी सो कॉल्ड इस्लामिक मुस्लिम आइडेंटिटी है वो हमने सही तरह सेंट्रलाइज, सही तरह उसको इम्पोज नहीं किया। डाइकोटोमी जो है ये तो पहले दिन से ही है ना एक तरह से। आई मीन जैसे अब अयूब दौर में भी देखें तो बज़ाहिर मॉडर्नाइज्ड इस्लाम, अच्छा जो दाढ़ी जिनकी दाढ़ी थी उसको थोड़ा सा लॉकडाउन किया जाता था, हाँ। कौन कहाँ से आ गया, वही शलवार कमीज और पैंट शर्ट वाली बात। लेकिन जब अयूब खान को पहला पॉलिटिकल चैलेंज आता है फातिमा जिन्ना की सूरत में, तो वो क्या करते हैं, उलेमा को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि जी औरत तो हुक्मरान हो ही नहीं सकती। जी। तो ये एक जो दोनों ये जो ट्रेंड्स है ना, और दोनों उन दिनों में भी तो इस्लामी टच थी ना, आज भी है उस वक्त शुरू से और हर हुक्मरान ने इस्लामिक टच देने की हद नहीं थी ना। अच्छा ये सॉरी ये शलवार कमीज जो लाया है मेन स्ट्रीम में, ये तो जुल्फकार अवामी टच, अवामी लिबास बन गया ना, वो अवामी लिबास बना 1970s में, बिकॉज भुट्टो साहब वांटेड टू बी लाइक माओ ज़ेडुंग की टोपी पहनते थे, जब बाहर जाते थे लोगों के सामने तो वो अपनी शलवार कमीज पे आ जाते थे, खोल दिया, शेख मुजीब कुर्ता पजामा लाते थे। और खैर भुट्टो साहब प्राइवेट में तो बहुत ज़बरदस्त वेल ड्रेस्ड थे, मतलब डिप्लोमेट्स के सामने। मजे की बात है यही जो अवामी लिबास था ना, ज़िया के ज़माने में इस्लामी लिबास बन गया। अभी तक काफ़ी लोग समझते हैं कि देखिए ना, अभी वो जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो शलवार कमीज पहने, सोच बहुत कम लोग हैं। आपको याद नहीं है हमारे स्कूल में उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज किया, हम पैंट शर्ट पहन के जाते थे, उन्होंने कहा जी आप कल से जो है आप शलवार कमीज, तो लगता ये था कि जैसे हम नाइट सूट में जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं। तो अयूब खान की पैदाइश नहीं ज़िया के टाइम की बात कर रहा हूँ। बट मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि 70s की आपने बात की ना कि इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली उसकी इब्तदा हो गई थी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है 70s में बहुत बोल्ड थी। हमारी क्या फिल्में उस वक्त आई हैं, जो उस वक्त हमारी जो म्यूजिक जो आता था, गाने भी और इंडस्ट्री भी, ज़ाहिर है कि ज़िया के टाइम के आते आते फिर उसका जो है वो हो जाता है। सो ये पैरेलल चल रहा है ना साथ साथ। नहीं, मैं इस पे क्लैरिटी दे दूं, इसको अब डिस्कस किया हुआ मैंने, तुम जो बात कर, डेफिनेटली पहली बात तो बहुत कम लोगों को ये पता है, और मुझे भी रिसर्च में पता लगी कि इन द 1970s वी वर द 4th लार्जेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड। हॉलीवुड, बॉलीवुड एक और शायद थी, और फिर हम चौथे नंबर पे आते। तो 1 से 112 फिल्में एवरेज उर्दू की बनती थी सालाना। अच्छा, वाह, कम से कम। और ऐसे भी हुआ है कि 200 से ऊपर बनी है साल में। इसी कराची में 200 से 250 के दरमियान सिनेमा घर थे। अच्छा, फिल्मों की बात की ना तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, और मैं किताब दूंगा, आप ये जरूर पढ़ें कि अच्छा अब आपको बताया ना कि फिल्म्स में काफी जो हालत हाज़िरा है उनको सैटराइज भी किया जाता है। मैंने एक फिल्में अच्छी बन रही थी, उसमें आप देखते थे बड़ी मॉडर्निज्म है, क्लब सीन भी देख रहे थे, लेकिन अगर आप फिल्में देखें 70s की, उसमें ये डाइकोटमी, ये जो टेंशन थी ना, ये मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन, वो बहुत थी। यानी कि हमेशा दिखाया गया है जो मॉडर्न घराना है वो तबाह हो जाएगा, बिकॉज उसमें जो पेट्रियार्क है ना, वालिद हुआ, बेटा हुआ, अगर वो ड्रिंकिंग शिंकिंग में पड़ गया, जब पेट्रियार्क कोलैप्स करता था पूरा घर कोलैप्स, सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। अच्छा, मैं तो एक सेकंड उसके अंदर ये था, जिंदा लाश के बारे में बात करना चाहता हूं। हाँ, अच्छा, मैं हॉरर मूवीज का फैन हूं, आपने कभी देखी है जिंदा लाश? क्लासिक मूवी है यार, क्लासिक मूवी है। अच्छा, मुझे आपकी किताब पढ़ के समझ आई पहली बार वो ठीक है कि ये अयूब की डिक्टेटरशिप के ऊपर एक कमेंट था। अच्छा, इसमें एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अभी हमें शो से पहले ही बात हो रही थी कि यार मैंने मरना नहीं है, आई वांट टू लिव फॉरएवर। हाँ, तो वो कोई एक करते हैं, अपने आप को टीके लगाते हैं और वो एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये अयूब दौर के साथ कैसे लिंक्ड है? देखिए, अयूब दौर में भी जबरदस्त सेंसरशिप थी ना, तो मैंने 3 फिल्मों का जिक्र किया है कि किस तरह, जब मैं कहता हूँ कि लेट 60 में अयूब जब वीक होने लगा तो काफ़ी चीज़ें खुलने लग गई, लोग थोड़े बोल्ड होने लगे। पहली फिल्म थी ये जिसका जिक्र जिंदा लाश, देखा जाए तो एक हॉरर फिल्म है, लेकिन उसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि जिंदा लाश शायद अयूब खान बन गए थे, जो
इमॉर्टल बनना चाहते थे हमेशा के लिए, उसके लिए हाँ हमेशा मैं तायात उसके तय मैं बिल्कुल बरसकर बन जाऊं। एक वो कमेंट था उसका, ठीक है। दूसरी थी रियाज शाहिद की जरका फलस्तीन। अच्छा, जरका में आप नोटिस करें, जरका में वो जो जायनिस्ट बैड गाय है, विलन तालिश। अब मुझे बताएं, तालिश को अगर आप देखें उस जमाने, क्या आपको लगता है तालिश बिल्ट बाय जाहिया खान। जाहिया खान नेवर गॉट इट। स्टॉकी। तो फिर नीलो कौन है? अब ये वो बात पर है ना, नीलो इज अ यंग स्टूडेंट प्रोटेस्टर। अच्छा, अब ये जो टेंशन है, हम स्ट्रेच कर रहे हैं मेरा ख्याल। आपने स्ट्रेच किया है। अच्छा, खुद स्ट्रेच करते हैं पर कहते हैं स्ट्रेच करते हैं। अच्छा, मौला जट की भी जो इंटरप्रिटेशन हुई है कि जी मौला जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो है और नूरी नद जो है वो जियाउल्लाह का, ये मैंने ये सुना है, मेरे उस पे मैंने ज्यादा देखा नहीं। ये मुझे अदीब साहब का हाँ ये था कि वो बैन भी हो गई थी, 3 दफा बैन हुई। लेकिन उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। फिर उनको अलाउ कर दिया गया मौला जट को, 1979 में आई थी कि आप ये सेंसर्ड वाला वर्जन चलाएंगे। वो जो प्रोड्यूसर था उसने वही वर्जन मुस्तकिल चलाता रहा सिनेमा में। गवर्नमेंट ये समझिए कि शायद एडिटेड वर्जन चल रहा है, और वो 3-4 साल तक वही नॉन एडिटेड नॉन सेंसर्ड वर्जन चला है। 4 साल चली है वो फिल्म। एक जो कॉन्फ्लिक्ट, जो टेंशन की आप बात कर रहे हैं ना, कभी कभी पॉपुलर कल्चर के उल्टा भी कर देते हैं, जैसे मिर्जा गालिब बंदर रोड पर। हाँ, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं कि उस वक्त जो चल रहा था ये कैसे देखी? देखें, मैंने लिखा हुआ है मिर्जा गालिब बंदर रोड पे आई थिंक आया था 70 का, याहिया खान के ज़माने में। ड्रामा वो जो है वो 1966 का है थिएटर पे। 66 का एक अलग टाइम था। अगर आप वो अभी भी देखें ना प्ले, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी स्टोरी लाइन मज़े की है कि मिर्जा गालिब 20th सेंचुरी में आ जाते हैं पाकिस्तान में, बहुत ही गमगीन फिर रहे हैं, और उनको ये भी बड़ा परेशानी हो रही है कि इस्लाम के साथ क्या हाल कर दिया हमने मिर्जा गालिब को। अच्छा, बहुत उनको परेशानी हो रही है। अच्छा, उसमें जो डायलॉग है 1970 के, हम देख रहे हैं कि 1970 में ये पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, अयूब खान जा चुके हैं, याहिया खान बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रही किस तरह हैंडल करें। तो मिर्जा गालिब के उसमें डायलॉग जमहूरियत के खिलाफ, पॉपुलिज्म के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, के अवाम बिल्कुल सेल्फिश हो गई है, ये है। तो मिर्जा गालिब चलाया 97 में उन्होंने टीवी इसीलिए था कि ये जो अपराइजिंग हो रही थी, एक एंगर टर्मोइल हो गया सोसाइटी में, उसको किस तरह दबाया जाए, ये कह के कि नहीं ये बुरा है, आपके लिए बुरा है, सोसाइटी के लिए बुरा, आपके मजहब के लिए बुरा है। और वॉइस मिर्जा गालिब की दे दी उसमें, वो बिल्कुल ही। लेकिन वो 66 का प्ले है, 66 की एक अलग रियलिटी, 70 तक वो चेंज हो गई थी। तो जब भी वो प्ले बड़ा अजीब सा लगता है कि 70 में ये प्ले किस तरह चला रहे थे, लेकिन समझ आती है क्यों चला रहे थे पीटीवी, इस चीज को दबाने के लिए। अच्छा, कैन वी टॉक अबाउट म्यूजिक? क्योंकि जब आप पॉप कल्चर की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे हम पहले 70s की भी बात भी कर रहे थे, एंड वी स्टिल, अभी हमने 80 की दिहाई की बात नहीं की कि सेंसरशिप का ज़माना आ जाता है, इस्लामाइजेशन के नाम पे किस तरह आर्ट एंड कल्चर के साथ क्या होता है। तो नाजिया हसन, ज़ोहेब हसन जो है, शोएब मंसूर, ये सब 80s में 50-50 ये सब होता है डिस्पाइट सेंसरशिप। आप कहते हैं कि यार कितना बड़ी मजेदार कहानी है, कैसे इस पे आपने क्या किताब में क्या लिखा है? किताब में लिखा है कि ज़ियाउल साहब जो थे ना, बड़े, दैट इज व्हेन आई केम ऑफ एज एज वेल, वी ऑल, हम बड़े होने, हम टीन्स में आ गए थे, हम समझ आ गई थी, 70s में बच्चे थे। ज़ियाउल हक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। एक साइड तो हम जानते हैं उसकी क्या थी कि द वे ही एक्सप्लॉइट किया उन्होंने इस्लाम को, बहुत ही अपने आप को हर चीज़ को इस्लामाइज कर रहा था, ये बंद करो। लेकिन हिमसेल्फ अंदर से वो बहुत बड़ा शौकीन था गाने बजाने, एंटरटेनमेंट का, फिल्में देखने, ठीक है, बहुत शौकीन थे। वीसीआर चलता था, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में, और वो जो है शाम को पूरी शाम टीवी को देखते थे। वो 10 बजे तक, 6, 6:30, 7 बजे तक, अगर बीच मीटिंग नहीं है तो वो 10 बजे तक टीवी देखते थे कि खबरों क्या पढ़ जा रही हैं, खबर पढ़ने वाला क्या, कौन से खबर पहने, जिसने खबर पढ़ रही दुपट्टा सर पे है या नहीं है। 50-50 का बहुत बड़ा वो फैन था। शोएब मंसूर का अपना कहना है, 1990s में उसने इंटरव्यू दिया, और अभी जो लेट इस्माइल तारा ने भी, कि हर शो के बाद, हर हफ्ते के शो के बाद कॉल आ जाती थी ज़िया साहब की, शोएब साहब से बात करेंगे।
अच्छा ये फीडबैक जी सर जी, लाइव ये जो ये नहीं वो सही था, इस पे थोड़ा ओवर हो गया। अच्छा मसला क्या हो रहा था? सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि 80 तक 1980 78 में आया 50-50, 80-81 तक अनवर मकसूद ने लिखा। उस जमाने में वो जमाना है जब लोगों को पब्लिकली कोड़े लगते थे। एक स्किट निकल गया जो सेंसर्स ने नहीं पकड़ा, उसमें माजिद जहांगीर बैठा हुआ एक दुकान पे और खाली है दुकान। अच्छा ठीक है, वो गा रहा है, रोते हैं छम छम रैन उजड़ गया चैन मेरा। तो पुलिस वो बंदा आता कहता क्या मसला क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? क्या सब उजड़ गया, सब निकल गया, वो मेरे कपड़े वो सब चीज ले गए। दिखाया ये कि वो स्मगल चीजें बेच रहा है। फिर उसी स्किट के अंदर उन्होंने डाली कि वो फिर सुन रहे आपको क्या जेल हुई? कहते जेल तो नहीं, अब तो मैं ये टीम क्रीम है ये बेच रहा हूँ। कहते क्यों बेच रहे हो? कहते आजकल पता ना पीछे लंबे लंबे मार्क हो जाते हैं। उसमें जो टीप का जुमला है वो ये है कि ये आपकी आवाज में इतना सोच कब से आया? कहने लगे ये कल दोपहर 2:30 बजे से आया। अच्छा अब तो ये चीजें करके वो फोन कर देते थे कि ये आपको ये नहीं करना चाहिए था, देखिए ना। फिर वो समझाते थे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी 50 को बैन नहीं किया। लेकिन आप ये देखें कि ज़ियाउल हक का दौर इस लिहाज से मैं बहुत ही गोल्डन पीरियड समझता हूँ कि जो जबर का माहौल था उसमें जो लताइफ की सूरत में एक कल्चर जो डेवलप हुआ ना, एक अंडरनीथ चल रहा है, सेंसर है, टोटल है, तो मैसेजिंग और अवेयरनेस जो है वो लताइफ की सूरत में फैल रही थी आवाम में। तो इस तरह के कई लताइफ हैं जो मैं स्क्रीन पे नहीं सुना सकता, लेकिन प्योर पॉलिटिकल लताइफ। लेकिन ये भी है ना नदीम अनवर मकसूद बने ही उसकी वजह से। अनवर मकसूद, इसके अलावा जैसे अशफाक अहमद हैं, बानो कुदसिया हैं, अगेन ये वो राइटर्स हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हमारे आने वाली नस्लों पे, हमारा जो एक सो क्लास अच्छा पाकिस्तानी फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। लेकिन अशफाक साहब के जो ड्रामे हैं उन पे बड़ा इतराज़ ये होता है कि उन्होंने कहा कि जी ये हुक्मरान जो हैं वो ठीक हैं, उनकी इताअत और जो आपको जो है, मैं वही कहना चाह रहा था कि ज़ियाद साहब के ज़माने में कुछ हमारे जो आर्टिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रमोट किया गया, कुछ को पीछे किया गया, जो हम आहंग थे उस ज़हनियत। आपने भी ये हमने सुना है। अशफाक अहमद, देखिए अशफाक अहमद का रोल क्या था, वो भुट्टो साहब के फेवरेट थे, लोग भूल गए। अशफाक अहमद ने अपने अगर बेस्ट प्लेस लिखे हैं भुट्टो साहब के ज़माने में रखे, फिर ज़िया आते हैं तो इनके लॉन्ग प्लेस आ जाते हैं। अब लॉन्ग प्लेस का समराइज मैं कर देता हूँ। उनका मैसेज ये होता था कि देखो ये जो व्हेन यू रन आफ्टर मटीरियल थिंग्स, ये एक बीमारी हो जाती है, आप जहनी बीमार हो जाते हैं। बेसिकली से कि तुम गरीब हो तो गरीब रहो, देखो अमीरों का साथ क्या हाल है, जहनी मरीज बन गए हैं। और तुम्हें तो अजर तो मिलेगा। जाओ मज़ार पर जाके सूफी बन जाओ, ठीक है ना। वो रोमांटिक हो जाता है, वो कवाली सुनने लग जाता था कोई अपने हाल में। वैसे भी बताना कि हाँ जी जो हो रहा अमीर होने दो, लेकिन उसको बड़ी तकलीफ है। जो अच्छा है, जो इसमें जो तकलीफ किस तरह हटाते हैं, मज़ार पर चले जाओ, कवाली सुन लो, ठीक है, ये कर लो तुम। बेसिकली ये उसका मैसेज था हर लॉन्ग प्ले का। देखें सोचता आदमी कुछ है, होता कुछ है। ये नदीम फारूक पराचा साहब जो हैं, हम इस ख्याल से इनके साथ बैठे थे कि ये जो गुफ्तगू है आज के एपिसोड में मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन गुफ्तगू फैलती चली गई है और अब ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी कि अगर इसको इस मकाम पे छोड़ दिया जाए। इस गुफ्तगू को मैं चाहूँगा, बल्कि हमारे साथी भी चाहेंगे कि कंक्लूड हो, लिहाजा कल आप इसी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा मुलाजा कीजिएगा। देखते हैं उसमें क्या होता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।